गबन उपन्यास के द्वारा मुंशी प्रेमचंद ने समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, एक तो महिला वर्ग के लिए और दूसरी कौन सी, पुरुष वर्ग के लिए। पुरुष वर्ग के लिए इन्होंने शिक्षा दी है। इस उपन्यास के माध्यम से कहना चाहता है कि दिखावे की जिंदगी है वो खुद के लिए घातक साबित होगी। दिखावे की जिंदगी खुद के लिए क्या साबित होगी, घातक साबित होगी। और पुरुष वर्ग का प्रमुख पात्र इन्होंने दिया रमानाथ, और महिला वर्ग की प्रमुख पात्र कौन है, जालपा। और जालपा को सबसे ज्यादा प्रेम होता है आभूषणों से। किससे प्रेम होता है, आभूषणों से। और रमानाथ है मध्यम वर्ग का होते हुए भी दिखावे की जिंदगी जीता है। कैसी जिंदगी जीता है, दिखावे की जिंदगी जीता है। शादी से पहले रमानाथ, उसको दो ही शौक था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सैर सपाटे करना। दोस्तों के साथ घूमना फिरना और क्या करना, सैर सपाटे करना और शतरंज खेलना। कौन सा खेल खेलना, शतरंज खेल खेलना। तो वो खुद के तो ड्रेसें थी नहीं, 10 दोस्तों की एक मंडली बना ली और हमेशा नई नई चीजें, ड्रेसेस रोजाना क्या होते जाते, परिवर्तन होते जाते। मित्रों के माध्यम से वो हमेशा ड्रेसें भी परिवर्तन करते जाता और उनके घूमना सैर सपाटा करना। नहीं तो किसी प्रकार की इनमें कमाने की इच्छा थी, केवल पिता के खर्चे पर। पिता का क्या नाम है इसका, पिता के खर्चे पर क्या करना, घूमना फिरना, मौज शौक करना, ऐश शौक करना। पुरुष वर्ग के लिए, पुरुषों के लिए प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि दिखावे की जिंदगी से दूर रहें। दिखावे की जिंदगी से क्या करें, वही जिंदगी अपने लिए घातक साबित होगी, अपने विनाश का क्या बनेगी, कारण बनेगी। और महिलाओं के लिए कहते हैं कि जीवन में सुकून होना चाहिए, आभूषणों से सब प्रकार का सुख मिलने वाला नहीं है। घर के जो सदस्य हैं, मैत्रीपूर्ण परिवार से रिश्ते नाते हैं, उनको निभाना चाहिए। केवल आभूषणों से प्रियता के द्वारा जीवन में सुकून नहीं रहने वाला, चैन नहीं रहने वाले, सुख से रहने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ की जो पात्र है, इस रमानाथ और जालपा, पुरुष पात्र कौन है, रमानाथ, और महिला पात्र कौन है, जालपा। रमानाथ को इसका उपन्यास का नायक भी कह सकते हैं और जालपा क्या है, नायिका। दोनों में सगाई होती है और फिर क्या हो जाता है, विवाह। और विवाह में वो दिखावे के द्वारा धूमधाम से सादगीपूर्ण शादी नहीं करता। रमानाथ और उसका पिताजी दयानाथ दिखावा करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, और जालपा से उन्होंने उसके बाद भी कई वादे कर दिए थे। वास्तविकता के जीवन पे नहीं जिया, लेकिन ऊंचे ऊंचे वादे कर दिए थे कि मेरे पिताजी बड़े जमींदार है, बैंकों के अंदर बहुत पैसा रखा हुआ है और ब्याज के रूप में भी हर महीने कई मोटी रकम आ जाती है। उस दिखावे की जिंदगी के कारण वो जालपा को हकीकत में जीना नहीं पाता और वास्तव में दिया था कि इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। वास्तव में इनके ऊपर क्या चढ़ गया था, उस कर्जे को चुकाने के लिए रमानाथ को, रमानाथ के पिताजी दयानाथ को उस कर्जे को चुकाने के लिए जालपा के गहने तक चोरी करने पड़े। हकीकत तो ये, लेकिन उसके बावजूद वो दिखावा में क्या दिखाता है कि हमारे पास खूब धन संपत्ति और गहने कहाँ चले गए, चोरी होके चले गए। अपने खुद के बुने बुनाए जाल के अंदर फंसता है। जालपा के गहने भी चोरी हो जाते हैं। फिर जालपा कहीं मिस्त्रियों में मुंह दिखाने लायक भी नहीं, घर में वो कलह महिला और पुरुष के बीच। कहीं न कहीं मेरे से क्या बनवा लो, सुनार से, कहीं से क्या बना लो, गहने बनवा लो। बार बार ये चलता रहता है आभूषणों की। और इसकी इच्छा भी है चंद्रहार की। चंद्रहार की इच्छा दूर की बात, लेकिन जितने प्रकार के गहने थे वो भी क्या हो गए, चोरी हो गई। और चोर करने वाला भी कौन, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दिखावे के लिए इसको चोरी भी करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है, चोरी भी करनी पड़ रही है। और वही चोरी अपने घर के अंदर ही। और उसके बाद उसको भ्रष्टाचार भी करना पड़ता है। म्युनिसिपैलिटी में नौकरी पाता है और वहां पर क्या करना पड़ता है, भ्रष्टाचार। और दूसरा, रईस पद्धति के कारण आलसीपन भी इसमें है। किसके अंदर है आलसीपन, रमानाथ। और जालपा को तो केवल मात्र क्या चाहिए, किसी को चैन है, सुकून है या नहीं है, किस प्रकार से कमाई करके लेके आता है। उसने खाना खाया है, केंद्रीय पात्र ने नहीं खाया, लेकिन जालपा को तो किससे मतलब है। उस हीरोइन ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक आभूषण नहीं मिलेंगे मैं नहीं तो किसी से मिलने जाऊंगी और नहीं किसी को
मुंह दिखाऊंगी नहीं, सुकून से कहीं बैठूंगी। एक नौकरी मिल जाती है कितने रुपए की रमानाथ को? 30 रुपए की। लेकिन घर वालों को कितने बताता है? और जासपा को झूठ बोल के दिखावे के रूप में कितना दिखाता है? 40। 3 महीने तक नौकरी करता है लोगों के साथ, पर भ्रष्ट है, बाहरी आमदनी होगी, भ्रष्ट है, बाहरी आमदनी होगी तो सबको पैसा क्या करना पड़ेगा? खिलाना पड़ेगा। 3 महीने को 100 रुपए जोड़ पाता है। कितने रुपए जोड़ पाता है? 100 रुपए। और सबसे पहले वो शर्त करता है गहने बढ़ाऊंगा, तो जालपा अपनी कल्पनाएं मन के अंदर पहले ही पाल के रखी हुई थी और उसने गहनों की लंबी चौड़ी क्या बना दे दिए? लिस्ट बना के दे दी। पहले वाले गहने चोरी हो गए, दूसरे गहनों के लिए क्या बना दिए? व्यक्ति की पूरी जिंदगी आभूषण आभूषण करते करते निकल जाएगी और आखिर ऐसा वक्त भी आएगा जिसमें रमानाथ को उस जालपा से हार कर घर छोड़ के भी जाना पड़ेगा। क्या क्या स्थितियां होती है? क्यों? क्योंकि वो दिखावा करने से हकीकत बात बता देता कि घर की स्थिति ऐसी नहीं है, गहने नहीं बना सकते, पहले ही बता देता तो इस प्रकार का झंझट या विनाश की ओर उसको जाना नहीं पड़ता। अब देखते अपने आगे क्या स्थितियां पड़ती है। दूसरे दिन सवेरे ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। रमेश बाबू से सलाह मशविरा करता है। वही रमेश बाबू उनके मित्र थे। किसके मित्र थे रमेश बाबू? रमानाथ के मित्र थे। और वही रमेश बाबू रमानाथ को क्या दिलवाते हैं? किसको नौकरी दिलवाते हैं? रमानाथ को नौकरी दिलवाते हैं। और इस नौकरी के बारे में सलाह मशविरा करने के लिए दूसरे दिन रमानाथ किसके घर जाता है? रमेश बाबू। लेकिन रमेश बाबू के घर पे कोई नहीं था, स्त्री मर चुकी थी, एक लाभ जिंदाबाद, केवल अकेले पुरुष थे। हाँ सही बात है, पत्नी मर गई थी, उनको तो अपनी नौकरी कर रहे थे आराम से, समय गुजारने के लिए किसी का सहारा चाहिए था। और वो सहारे के रूप में कौन किसको उपयोग में लेते हैं? रमानाथ को नौकरी करनी इसलिए जाना पड़ रहा है और वही इसकी कमियों का फायदा उठाते हैं। कोई क्या मिल जाए? सहारे वाला। सहारे के रूप में किसको ढूंढते? पहले रमानाथ को उपयोग में लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन सवेरे रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया, रवाना हो गए रमेश बाबू के घर के लिए। उनके यहाँ भी जन्माष्टमी में झांकी होती है। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर झांकी, त्योहार, अलग अलग प्रकार के रूप रंग में कृष्ण भगवान को सजाना। उन्हें स्वयं तो उसे कोई अनुराग नहीं था, खुद को कृष्ण जन्माष्टमी से कोई लगाव प्रेम नहीं था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी। उसी की यादगार में स्त्री मर गई थी। किसकी स्त्री मर गई? रमेश बाबू की। और वो स्त्री जन्माष्टमी का कृष्ण उत्सव मनाती थी, उसकी याद में उस त्योहार का आयोजन करते हैं, फंक्शन का आयोजन करते हैं। कौन सा फंक्शन? जन्माष्टमी का त्योहार, जन्माष्टमी की झांकी। रमा को देखकर बोले, आओ जी रात क्यों नहीं आए? आओ जी रात, बेचारे घर पे भी रहना है, इधर आए उसके पास जाए। ये कह रहा है कि आपको हर समय मेरे पास आना ही पड़ेगा जब नौकरी करनी है तो, या नौकरी के कुछ दूर चाहिए तो मेरे पास समय गुजारने के लिए आना पड़ेगा। अब वो दोनों बीच रास्ते से उलझन में फंसा हुआ व्यक्ति अपने घर परिवार की स्थिति संभाले या रमेश बाबू के सहारा बने, मनोरंजन का पात्र बने। रमा को देखकर बोले, आओ जी रात क्यों नहीं आई? मगर यहाँ गरीबों के घर क्यों आते? अब वो बड़ा चला के बात करता है, मेरे गरीबों के घर बेचारा में कौन आएगा? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर आई होगी, बाहर खुशियां। रमानाथ आपकी सी सजावट तो न थी, हाँ और सालों से अच्छी थी। कई कथक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया मगर सुना रात भर गाना होता रहा। मगर रात भर क्या होता रहा? गाने होते रहे। कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी में वो कह रहा है हमारी झांकी में क्यों नहीं आए? तो अपनी सफाई के तौर पे कह रहा है सेठ जी की झांकी खो नहीं सकते, नौकरी करना नहीं गया। रमेश सेठ जी ने तो वचन दिया था कि वेश्याएं न आने पड़ेगी, फिर ये क्या हुआ? इन मूर्खों के हाथों हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। समाज के अंदर जो एक पीड़ा है, दुख है, दर्द है, बुराई है, उसके बारे में बता जाना वेश्या के बारे में। एक तो वेश्याओं का नाम यह भी बुरा, पर उस ठाकुर में छी न जाने इन गधों को कब अकल आएगी, मूर्ख व्यक्तियों को कब अकल आएगी। पहले समाज के अंदर बुराई है, दूसरे वेश्याओं के नाच शुरू कर दिए। रमानाथ वेश्या है वो तो जाके देख रहे जाए एक बार, सीधा सीधा कह देता है। सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है, सभी तो योगी और तपस्वी नहीं है, उनको देखने के लिए जाते हैं, जाके कुछ विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। रमेश मेरा वश चले तो मैं कानून से दुराचार बंद करवा दूं, कानून से दुराचार बुरी स्थिति है उसको क्या करवा दूं? कौन कहता है? रमेश। समाज के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में वेश्या के प्रवेश को बंद करवाना चाहता है।
खैर फुर्सत हो तो आओ, एक आध बाजी हो जाए फिर अपने बात पे। एक आध बाजी किसी करना चाहते हो? शतरंज की खेल की। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। रमेश बाबू को तो समय पास करने के लिए क्या चाहिए? शतरंज। और शतरंज खेलने के लिए साथी चाहिए। शतरंज खेलने के लिए क्या चाहिए? साथी के रूप में उसको कौन मिल जाता है? आगे देखिए। रमानाथ और आया किस लिए हो? रमानाथ भी कहता आया किस लिए हो? शतरंज खेलने के लिए आया। मगर आज आपको मेरे साथ जरा सराफ तक चलना पड़ेगा। कहां तक चलना पड़ेगा? सराफ पे, जहां पर सोने के गहने बनाए जाते, सोने चांदी के। यहाँ कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, कोठियां ठिकाना से, मगर आपके रहने से कुछ और बात भी होगी। अब इस रमेश बाबू को बीच में गवाह बना देता है। पहले वाले गहनों का झंझट खत्म हुआ ही नहीं, समस्या का समाधान हुआ ही नहीं, और दूसरे गहने बनवाने के लिए तैयार हो जाता है वो। पहले वाले गहनों की समस्या का समाधान, उनको क्या दिखाया है? चोरी। और गहने किसको दिए? सोना। अब उस जालबाज को खुश करने के लिए 2-3 महीने की कमाई थी, थोड़ा बहुत रुपए दे देगा और बीच में बाकी रुपए रहेंगे, तो बीच में किसको रख रहा है ये गवाह के रूप में? रमेश को। क्या होते थे रमेश बाबू के हाल देखो। रमेश चलने को तो चल दूंगा, मगर इस हिस्से में मैं बिल्कुल कोरा हूं, कोरा कागज, कोई जानकारी नहीं। कौन से हिस्से में? क्यों? क्योंकि उसकी तो महिला थी, उम्र की, गहने बनाने की जरूरत नहीं, ना कोई चीज बनवाई ना खरीदी। तुम्हें क्या कुछ लेना है भाई? किसी चीज को लेने के लिए साथ में लेके जाते हैं किसी को, जानकार व्यक्ति को अपने जानकारी नहीं, ट्रैक्टर खरीदना है तो जाओ ट्रैक्टर वाले हाथ में जान वाले साथ में लेके जाए। और ये रमेश बाबू गहने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन रमेश बाबू कहता है मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है, मैं कोरा हूं। महिला पहले ही मर गई, शादी के बाद न तो कोई गहना बनवाया न कोई खरीदा। देखो क्या होता है। रमानाथ लेना देना क्या है जरा भावता देखूंगा। रमेश मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है, फटकार ना फटकार। रमानाथ जी बिल्कुल नहीं, वो तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती, हर बात में जोशी के साथ। अब वो हीरोइन घर पे तो उसको सुकून से बैठने भी नहीं देती, और दिखा वो कहता है वो तो जेवरों का नाम भी नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी हूं तो मना करती है, लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ है। जब से गहने चोरी चले गए एक चीज भी नहीं बनी। कर्तव्य जिम्मेदारी। रमेश मालूम होता है कमाने का धन आ गया, क्यों ना उकैस के बच्चे उकैस जैन बनिए। कितने रुपए जोड़ दिए रमानाथ? रुपए किसके पास है? वादे कब पर दूंगा? वादे पर। किसके ऊपर लेंगे? वादा ये होता है कि 1 महीने के अंदर आपका भुगतान कर दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर आपका क्या कर दिया जाएगा? भुगतान पैसे चुका दिए जाएंगे, इस वादे पर बोलेगा। रमेश इस खप्त में न पड़ो, जब तक रुपए हाथ में न हो बाजार की तरफ जाओ ही मत। हकीकत की बात कहता है, इस रिजल्ट के अंदर मत पड़ो, जब तक रुपए नहीं है तब तक बाजार में मत जाओ। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं, बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश करते हैं। उन बेचारों के पास गहनों के सिवाय होता ही क्या? जवानों के लिए बहुत से लोग से लटके हैं। यो मैं चाहूं तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूं, मगर भाई कर्ज की लत पूरी है। ये वास्तविक हकीकत कहता है रमेश बाबू, किसकी लत पूरी है? कर्ज की लत पूरी है। आदत पड़ जाएगी कर्जा लेने की तो कभी चुका भी नहीं पाओगे और चैन या सुकून से रह भी नहीं पाओगे। वास्तविक हकीकत पे बात करता है, लेकिन रमानाथ भी इसको मजबूर करता है या नहीं करता देखेंगे। लेके जाता कहने बढ़ते ही नहीं बनते। रमानाथ में 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा, 2-3 महीनों में सब रुपए। प्रेमचंद इस पात्रों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे एक समय का भोजन नहीं भी मिले, भूखे भी रहना पड़े, लेकिन क्या नहीं लेना चाहिए? कर्ज। क्या नहीं लेना चाहिए? क्या पता उस नौकरी वो परमानेंट नहीं है, कब नौकरी से निकाल दे, कब नौकरी से। लेकिन वादा किया है वो तो पीछे छोड़ेगा भी? छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। उसको तो समय पर क्या चाहिए? रुपए चाहिए। आगे भी समस्या है, दूसरी समस्या तैयार मत करोगे, इसलिए कर्ज से क्या रहो हमेशा दूर। तो प्रेम से किसी के भी अपने को जीवन में रखनी चाहिए, हमेशा कर्ज से क्या रहे, जैसी जिंदगी है वैसे सुकून से जिए। कॉपी रहते हैं, डुप्लीकेट होता है। कर्ज लेके डुप्लीकेट मत बनो, इससे तो ओरिजिनल जैसे अच्छे हो वैसे जीवन जियो। आगे देखिए, रमानाथ में 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा, मगर मुझे इसका विश्वास ना होता तो मैं जिक्र ही नहीं करता, जिक्र यानी बात भी नहीं करता। अब रमानाथ को पक्का विश्वास है कि 2-3 महीने में रुपए आ जाएंगे, लेकिन स्थिति कुछ और ही बदल जाती है।
रमेश 2-3 महीनों में और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं है, न इससे बड़ी विपत्ति दूसरी विपत्ति, मुश्किल, बाधा, परेशानी। जहाँ एक बार धक्का खुला कि तुम आए दिन शराब की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। क्या मत कभी लो? कर्ज कभी मत लो। इसको अप्लाई कर लो। प्रेमचंद पात्रों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कर्ज कभी भी मत लो। जिंदगी के अंदर भी आपको भी, और प्रेमचंद की एकादशी का आप भी रखना, गमन पटाएगा। क्या कहना चाहता प्रेमचंद? कभी क्या मत लो? कर्ज मत लो। ज्ञानों का मर्ज न जाने इस दरिद्र वेश में कैसे फैल गया। दरिद्र गरीबी की वेश में गहने का मर्ज यानी बीमारी कैसे फैल गई। अब लोग खुद तो गरीब होते हैं, ये समाज की वास्तविक स्थितियां हैं। आपने देखी ऐसी परिस्थितियां? नहीं देखी? देखिए नहीं देखी? नहीं देखिए। तो धीरे धीरे जो समाज की परिस्थितियां देखोगे समझने में मिल जाएगा। लोग गरीब होते हैं, उनके पास 2 समय की रोटी के लिए भी डाले पड़ते हैं, लेकिन वो कर्ज लेके गहना बनाते हैं। गरीब लोग भी कर्ज लेके क्या बनवाते हैं? इससे सब्र करना अच्छा है। रुपए पास हो तो ठीक, नहीं तो गहनों से गरीबी दूर नहीं होने वाली। गहने बनाएंगे तो गरीब और क्या हो जाएगा? गरीब होता जाएगा निरंतर। उसके कर्ज के बोझ तले वो क्या हो जाएगा? दब जाएगा। प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि जीवन में रुक जाएं, सुकून कर लें, परिस्थितियों से समझौता कर लें, लेकिन क्या नहीं रहना चाहिए? क्या नहीं रहना चाहिए? ऐसी परिस्थितियां अगर आपने देखी है, नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, तो प्रेमचंद के साहित्य में पढ़ लो। और अपने बड़े बुजुर्गों से घर में भी इस परिस्थितियों के बारे में एक बार थोड़ी सी वार्तालाप जरूर करना। ऐसी वास्तविक परिस्थितियां होती या नहीं होती? साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का, जैसा समाज है वो सब किसमें दिख जाएगा? साहित्य में दिख जाएगा। और मध्यम वर्ग की पीड़ा है जो प्रेमचंद उजागर करते हैं। कौन से वर्ग की पीड़ा है? मध्यम वर्ग की पीड़ा है, क्योंकि वो दिखावा करेगा, उच्च वर्ग से अपने तुलना करनी शुरू करेगा। कौन से वर्ग से? उच्च वर्ग से। उदाहरण के तौर पे जैसे छोटा सा कोई उदाहरण भी दे ले। उच्च वर्ग के पास पैसा है, अमीर वर्ग के पास क्या है? पैसा है। पैसा पैसे को कमाता है। इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपके सामने। कुछ चीजें जैसे कहीं भी खाई भी खोदनी हो तो गरीब वर्ग क्या करेगा? पावड़ा देके खाई खोदने लगेगा, काम बड़ी मुश्किल से होगा। लेकिन अमीर वर्ग क्या करेगा? मशीनरी ले आएगा। क्या लेके चलाएगा? उसके पास पैसा है, मशीनरी लेके आ गया और वो मशीन कमाना शुरू कर देगी। खुद बैठा रहेगा तो मशीनरी पैसे घुमा कर देगी कि नहीं देगी? कोई भी छोटा सा काम है तो मध्यम वर्ग तो उसका दिखावा करने के लिए मशीन लाएगा, तो क्या करेगा? अपने पास तो पैसा है नहीं, कोई पैसे वाला तैयार रहेगा, ब्याज आएगा, इसलिए वो कर्ज चुकाने के लिए तैयार, कर्ज देने के लिए तैयार रहता है। तो प्रेमचंद कहता है किसी प्रकार का दिखावा नहीं करे, किसी की होड़ करने की कोशिश नहीं करें। जैसी सादी जिंदगी है, सरल मध्यम वर्ग की सरल तरीके से सादगीपूर्ण जीवन जिए। ऐसी शिक्षा कौन दे रहा है? मुंशी प्रेमचंद। कौन से पात्र के माध्यम से दे रहे हैं? रमेश बाबू पात्र के माध्यम से। किसको देना चाह रहे हैं? रमानाथ। युवा वर्ग के लिए सीख है एक तरह की। जिंदगी में चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन जहां तक वो काम चले उस तक तो क्या नहीं करना चाहिए? कर्ज के बोझ तले व्यक्ति दब जाता है। आगे देखिए। रमानाथ, मैं तो 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा, मगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही नहीं करता। चलिए, मेरे को विश्वास नहीं होता कि 2-3 महीने में रुपए दे सकता हूँ। आई मजबूरी है, यहाँ तक जिक्र नहीं छोड़ सकती है। इसी चीज का भी ख्याल रखें। हाँ, आगे देखिए। रमेश तो 2-3 महीने और सब्र क्यों नहीं कर जाते? कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं है। रमेश बाबू पात्र के माध्यम से कहलाना चाहते हैं। ना तो इसकी बड़ी विपत्ति दूसरी है। एक बार धक्का खुला कि तुम आए दिन शराब की दुकान पर खड़े नजर आओगे। अपना काम धंधा छोड़कर कहां चले आओगे? शराब दुकान के सोनार के पास। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, आमदनी आवक अच्छी है। कौन जानता है ऐसा? पर भविष्य के भरोसे पर और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। भविष्य का भरोसा है, हो सकता है कल कुछ बीमार भी पड़ जाए, काम भी रुक जाए, लेकिन कभी भी क्या मत लो? कर्ज मत लो। अगर रुपए पास में है तो ही चीज खरीदो, अगर पास में नहीं है तो कर्ज लेकर कोई भी चीज मत खरीदो। ज्ञानों का मर्ज न जाने इस दरिद्र वेश में कैसे फैल गया। मर्ज यानी बीमारी, दरिद्र गरीबी की वेश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं है, जिन लोगों के भोजन का
वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं, मर जाते गहनों के लिए भी अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। भोजन दो समय नहीं मिलेगा लेकिन उधार करके कर्ज करके वैसे गहने बनवाएंगे। ये समाज की वास्तविक स्थिति है। शादी विवाह होता तो देख मिलना, और नहीं तो किसी पे अपना कोई साथी हो, 2-4 साल पहले शादी हो गई हो, घर की परिस्थितियां उसको पूछ लेना किस प्रकार गुजारा चल रहा है, गहने कैसे बनाए, कितना कर्ज है नहीं है। अगर सच्चा साथी है तो आपको बता देगा, और जमानात की तरफ डींगे आपने वाला है तो वो हकीकत की बात आपको कभी भी नहीं बताएगा। लेकिन साहित्य की बातें झूठी नहीं होती, प्रेमचंद की मान लो कोई सही है। ये भी गहनों के पीछे प्राण लेते हैं, हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। ये चीज नहीं देखी होगी किसकी परिस्थितियां कैसी होती है, लेकिन अखबारों में न्यूज़ में हर साल अरबों रुपए के उतार चढ़ाव खरीदारी होती नहीं होती। वो सब किसमें जाते हैं, किसमें जाते हैं, गहनों से। गहनों से व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर सकता है क्या? भाई जीवन का स्तर सुधर सकता है गहनों से क्या? लेकिन जीवन स्तर सुधारने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? आवश्यक चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और क्या चाहिए? गहने उनमें कुछ योगदान देने वाले, जीवन स्तर को सुधार करने वाले क्या? तो प्रेमचंद कहना चाहता है भोजन का ठिकाना नहीं, ये भी गहनों के पीछे क्या दे रहे हैं? प्राण दे रहे हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यय हो जाते हैं। संसार में किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं होती तो बात क्या है? यानी अमेरिका, पुराने विकासशील देश ले लीजिए, उनमें इतने धातुओं की खपत नहीं होती। केवल गहनों का प्रचलन किस कौन से देश के अंदर है? भारत देश के अंदर। इसका साहित्य भी देखा होगा आपने, कहीं अंग्रेज घूमते फिरते देखे हो गहनों से लदे हुए क्या? नहीं है ना। लेकिन ये दिखावे की जिंदगी कहां पर है? भारतीय समाज के अंदर ही है। उसके ऊपर ही व्यंग्य कर रहा है। कहीं देखना कि मिल जाए, नहीं तो कहीं शहर में जाओ, जिस दृश्य को याद में रखना। किसी ने कहा था कि अंग्रेज गहने पहनते या नहीं पहनते, बिल्कुल कोई नाम मतलब का गहना भी नहीं रखते। लेकिन गुजारा वो अपने से अच्छे हैं, विकास के क्षेत्र में अपने से क्या है? आगे। लेकिन भारतीय है वो इन बेसिक चीजों के अंदर ही उलझे हुए रहते हैं, दिखावे और गहने के अंदर, दिखावे और गहनों के अंदर। अलग कई देशों में इस गहनों की परंपरा नहीं है। जहां तक हो सके इनके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करना। उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है। किसमें लगता है? भाई उन्नत देश है, प्रगतिशील देश है, विकसित देश है, वहां का धन किसमें लगता है? व्यापार में। भारतीय के पास थोड़ा बहुत धन रुपए जोड़ के क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? फिर उसमें प्रगति होने वाली, या गहने लेकर अपने अंदर रख दिए, संदूक के अंदर रख पहनता तो कोई नहीं, एक दो बार पहना संदूक के अंदर चोरी हो जाएगी। पहले तो गहने बनाने की चिंता होती है, रुपए जोड़ के किसकी चिंता होती है? गहने बनाने की चिंता होती है। उसके बाद उसी गहनों को सहेज के रखने की चिंता होती है कि चोर चोरी करके लेकर चला नहीं जाए। पहले तो सारी शक्ति किसमें लगाएंगे? किसमें लगाएंगे? गहने बनाने के अंदर। और गहने बना के अपने रख दिए तो उसके बाद का समय निकलेगा इनकी सुरक्षा कैसे करें? प्रेमचंद कहता है कि अगर अपने पास रुपया पैसा है तो किसमें लगे? व्यापार के अंदर लगाए। जिस प्रकार उन्नत देश के लोग लगाते हैं व्यापार के अंदर, अपना भी पैसा किसमें लगाए? व्यापार के अंदर लगाए। जिससे लोगों की परवरिश, पालन पोषण होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, और यहाँ भारत के अंदर धन किसमें खर्च होता है? श्रृंगार के अंदर। श्रृंगार सब समझते हो, सौंदर्य के अंदर खर्च होता है। उसमें उन्नति और उपकार दोनों ही मान सकते हैं। उन लोगों को ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने मूर्ख होंगे वहां जेवरों का प्रचार उतना ही अधिक होगा। अंडरलाइन कर लो। यानी गहनों का प्रचार अधिक उस देश में होगा जहां की जनता क्या होगी? मूर्ख। बल्कि उस गहनों से पेट भरने वाला नहीं। गहनों से पेट भरने वाला क्या? आजीविका के साधन भी बढ़ने वाले क्या? लोगों को रोजगार मिलने वाला क्या? इसलिए प्रेमचंद कहते हैं कि धन है तो किसमें लगाएं? व्यापार में लगाएं। किसमें लगाएं? व्यापार में लगाएं। लोगों की आजीविका बढ़ेगी। यहाँ तो खैर नाक कान सीधा कर ही रह जाते हैं, मगर कई देश ऐसे भी हैं जहाँ होठ छेद कर लोग गहने पहनते हैं। यहाँ तो केवल क्या छिदवाते हैं? नाक कान। समाज के ऊपर व्यंग्य किया गया है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी लोग होठ छिदवा कर भी गहने पहनते हैं, मुंह बंद करके भी गहने पहनते हैं। रमा ने पोतों से पूछा वो देश कौन सा है? जिज्ञासा से पूछा। रमेश ने उस समय ठीक याद नहीं आता, पर शायद अफ्रीका में हो। शायद कहां पर हो? अफ्रीका के अंदर हो। हमें कुछ सुनकर अचंभा होता है, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छिदाना कुछ कम असंभव की बात ना होगी। बुरा मर्ज है, बुरी बीमारी है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चे ड्रेस मांगते हैं, अच्छी नहीं लेके आते हैं, बल्कि रुपए जोड़कर गहने लेके आते हैं। तो गहना कोई काम का नहीं है। पेट
संदूक के अंदर अलमारी के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता है। बच्चों को दूध न मिले ना सही, घी की गंध तक उनकी नाक में न पहुंचे नहीं सही, देवों और फूलों के दर्शन न हो कोई उपकार नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगे। बच्चे भूखे मर जाएं, घी दूध दही कोई नाम मात्र की चीज नहीं, लेकिन देवी के लिए क्या चाहिए? या कौन सी देवी है? जालमा देवी की बात कर रहे हैं। अरे भारतीय समाज की परंपरा है, रमा है तो शादी होने के बाद रमा देवी, शादी होने के बाद क्या? तो वो देवी के गहने जरूर सजाने पड़ेंगे। घर में सुकून शांति चाहिए तो बालक बच्चे भूखे मर जाएं, लेकिन क्या चाहिए? गहने जरूर, वो बंधी हुए गहने चाहिए। और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। स्वामी पुरुष होता है, महिला का पति, उसलिए कहेंगे स्वामी। बच्चे भूखे मर रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहनने के, पेट में भूखे हैं, घी दूध दही मेवे के नाम की चीज नहीं, लेकिन गहने जोड़ेंगे। 10-20 रुपए पाने वाले कलरकों को देखता हूँ जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं। सड़ी हुई कोठरियों में घर कोई अच्छा नहीं, लेकिन गहनों से लगे रहेंगे, पशुओं की भांति जीवन काटते हैं। उन्हें सवेरे का जलपान तक मैसर नहीं होता, मैसर का मतलब उपलब्ध नहीं होता। उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती, सनक का मतलब नशा। क्या बनवाने? क्यों? क्योंकि भारतीय समाज के अंदर ये कुप्रथा पड़ गई है, गहनों से व्यक्ति की हैसियत नापी जाती है। गहनों से व्यक्ति की क्या नापी जाती है? वो इस कुप्रथा को प्रेमचंद कहते हैं कि बंद करना पड़ेगा, तो प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। कौन सी प्रथा से? गहनों की प्रथा से हमारा कुछ सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये गुलामी प्राधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है। इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर रहे कि लोगों का इस ज्ञानों के कारण कितना पतन हो रहा है। लेकिन ये लोगों के ज्ञानों की परंपरा भी जो छूटने का नाम नहीं ले रही। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ स्त्रियां गहने न पहनती हो। यूरोप में गहनों का रिवाज नहीं है। अभी रमानाथ तो हीरो संघर्ष करता है कि ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर महिलाएं गहना क्या यूरोप में नहीं पहनते थे। कोई यूरोप की संस्कृति क्या कहते हैं? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं, वहाँ के लोग धनी है, धन रुपए उन्हें शोभा देता है, हम दरिद्र हैं। हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल का खर्च होना चाहिए। फजूल का मतलब बेकार खर्च नहीं होना चाहिए। रमेश बाबू इस विवाद में शतरंज भूल गए। कौन सा विवाद? कक्षा वाला विवाद नहीं। किसका विवाद? गहनों का विवाद। शतरंज खेलना भूल गए। रमेश बाबू कहता है कि गहने कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकता है वो जरूरी होनी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है। बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाए, वो कुपोषण के शिकार नहीं हो। लेकिन रमानाथ कहता है घर लेकर भी क्या चाहिए? गहने। आमदनी अच्छी है तो आज अच्छी बात है, पहले रुपए जोड़ो उसके बाद भी बात करो, कहता है रमेश बाबू। रमेश बाबू इस विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था, 2-4 मिलने वाले और आगे रमानाथ चुपके से खिसक गया। रमानाथ ने मौका देखा, चुपचाप वहां से क्या कर दिया? खिसक गया। इस बहस में एक बात ऐसी भी थी जो उसके दिल में बैठ गई। दिल में बैठ जाना पता हो जमाना मुहावरे में। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। ये अच्छी बात है, पूरी अच्छी बहस तो की, लेकिन उधार गहने लेने का मन से निकल गया। एक तो अच्छी बात उसके मन में आई। कहीं वो जल्दी रुपए न चुका सका तो इतनी बड़ी बदनामी होगी। अब हकीकत की बात है, उसको समझ में आ रही है। सरापे तक गया, अवश्य पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया अभी 3-4 महीने तक गहनों का नाम न लूंगा। तो घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखा तो पूछा आज सवेरे कहाँ चल गए थे? रमानाथ सुबह गया था और वापस आया तो कितने बजे? 9 बजे। रमानाथ जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ घंटे आध घंटे के लिए पुस्तकालय में क्यों नहीं चले जाया करते? दोनों के विचारों का मतभेद है। वो बड़े बाबू से मिलने जाता है, वो कहता है पुस्तकें पढ़ लो, ज्ञान की किताबें पढ़ लो। कब सब में दिन गवा देते हो? अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तिहान न सही, तुम्हारी योग्यता तो बढ़ा सकते हो। इम्तिहान तो परीक्षा तो न सही, लेकिन पुस्तकों से तुम क्या बढ़ा सकते हो? योग्यता बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत